आज डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के ऊपर बातचीत करेंगे। B.R. अम्बेडकर मॉडर्न इंडिया के एक बड़े निर्माता माने जाते हैं। कुछ एक ऐसे बड़े स्तंभ जिन्होंने हिंदुस्तान के निर्माण में अपना सब कुछ लगा दिया था, उनमें से एक नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। इसमें कोई दो राय नहीं कि और लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, लेकिन इंटेलेक्चुअल का जो योगदान होता है वो दूसरे लोगों से हटकर होता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और 1891 से 1956 तक उनका जीवन रहा। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर शुरू में ही मैं बता देता हूँ, he was an economist, he was a jurist, he was a social reformer, he was a political leader, and above all, he was a great nationalist. बहुत प्रतिभा से भरे हुए एक आदमी जिन्हें B.R. अम्बेडकर कहते हैं। और अगर आप एलिवेशंस देखेंगे, आप ये देखिए, एक ही आदमी जो 2 सब्जेक्ट्स में डॉक्टरेट की डिग्री लिए हुए थी, जो DSc जिन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में किया, जिनको बाहर बहुत सारी जॉब्स की ऑफ़र भी थी, लेकिन हिंदुस्तान वापस आए और ब्रिटिशर के समय भी वो लेजिस्लेचर काउंसिल में मंत्रालय संभालते थे। कलकत्ता से लेकर महाराष्ट्र तक, दिल्ली से लेकर साउथ तक उनका स्पेक्ट्रम काम का अगर आप देखें गिने तो बहुत बड़ा समय लगेगा, लेकिन यहाँ उनकी फार साइटेडनेस के बारे में कुछ बात करना जरूर चाहूँगा। पहली चीज़ ये है, यद्यपि महात्मा गांधी के साथ उनके विरोध थे, उनकी जो किताब हुई एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, और महात्मा गांधी के कुछ एक आर्टिकल छपे जिनमें आपस में विरोध था, और महात्मा गांधी एक बार अनशन पर भी बैठ गए थे, पूना पैक्ट में, पूना समझौता जिसको कहते थे। उस समय जो बातें कही, मैं उस संदर्भ को यहाँ छेड़ना नहीं चाहता था। सीधा अम्बेडकर ने ये कहा था, मुझे पता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से बहुत सारे मेरे लोगों को बड़ा नुकसान झेलना बड़ा आपत्ति झेलनी पड़े। आजकल जिन सुविधाओं का, जिन लिबर्टीज़ का, जिन फ्रीडम का और जिन राइट्स को हम एंजॉय कर रहे हैं, वो छोटी बात नहीं है। जैसे यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, अर्थात सभी को वोट का अधिकार। इवन जो बहुत विकसित देश है, USA में 1912 में विमेन को वोटिंग राइट मिला है, बहुत संघर्ष के बाद। हमारे पास आज़ादी के तुरंत बाद औरतों को सीधा सीधा वोट का अधिकार मिल गया। आज नारी सशक्तिकरण में भीमराव अम्बेडकर का जो काम है वो सबसे बड़ा माना जाता है। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा। भीमराव अम्बेडकर मार्क्सिस्ट के बहुत नज़दीक थे। जिस तरह से वेस्टर्न सोसाइटी को 2 भागों में बांटा हुआ था, एक्सप्लॉइटेड और एक्सप्लॉइटर, यानी कमेरा और लुटेरा, और यहाँ पर कास्ट का ऐसा ही सिस्टम था, और वो मनुस्मृति के बहुत खिलाफ थे, जिसने कास्ट की हायरार्की बनाई हुई थी, और ये भी कहते थे कि इतिहास को ठीक से नहीं लिखा गया। अगर यहाँ आप मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को देखेंगे तो उनमें से एक कुएं पर पानी लाने के लिए भी प्रतिबंध होता था। हालत देखिए, जितने रिसोर्सेज थे सारे के सारे ऊपर
कब्जा किया हुआ था एक विशेष वर्ग का, और उनका आंदोलन इसी बात के लिए था। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म में जो बुराइयां थी उनके लिए ये बोला कि मैं हिंदू पैदा ज़रूर हुआ लेकिन मेरी मृत्यु हिंदू जैसी नहीं होगी। इसलिए उन्होंने आखिर में बुद्धिज़्म को अपना लिया था। वो इस बात के भी खिलाफ थे कि कन्वर्सन हो जाए, यानी जो कमज़ोर और दलित वर्ग के हिंदू हैं वो इस्लाम की तरफ अगर जाते हैं तो इंडिया विल बिकम इस्लामिक कंट्री, और अगर क्रिश्चियनिटी की तरफ जाते हैं तो हिंदुस्तान को आज़ाद करना ही मुश्किल हो जाएगा। देखिए उस आदमी की सोच, यानी अंदर से ही विकास करना, अंदर से ही इम्प्रूवमेंट करना, भेदभाव को ख़त्म करना और सर्व उत्थान की बात करना। आज जो हम ये कहते हैं लास्ट इन द लाइन में जो लोग खड़े हैं अंतिम पंक्ति में, वहाँ तक बेनिफिट पहुँचना चाहिए, ये सोच अंबेडकर की थी। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर BR अंबेडकर में थी, वो थी सेल्फ रेस्पेक्ट। देखिए डॉक्टर BR अंबेडकर जूरिस्ट थे, कोर्ट अटेंड करते थे, एक कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके, गवर्निंग बॉडी के मेंबर रहे, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई थी उसमें पदाधिकारी रहे, और कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण में उनका बड़ा योगदान है। और सबसे बड़ी बात ये थी इस निर्माण में कि सारी बहस के बाद वोटिंग नहीं होती थी, एक मत से सभी निर्णय लिए जाते थे। हिंदू कोड बिल के ऊपर उन्होंने अपने विरोध जताए और इस तरह सत्ता के साथ चिपके नहीं रहते थे, और उन्होंने इस बात पर निर्णय लिया। आप देखिए यूनिफॉर्म सिविल कोड की अब बात होती है, उस समय धीरे 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 हिंदू सिविल कोड आया, हिंदू औरतों को अधिकार मिले, मैरिज भी एक्ट भी आ गया, लेकिन आज तक भी इस समय आकर 20वीं शताब्दी से 21वीं हम पहुंच गए, आज तक मुस्लिम वुमेन की वो हालत ठीक नहीं हो पाई है क्योंकि कॉमन सिविल कोड नहीं आ पाया। ये बहुत ही ज़रूरी था। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि अंबेडकर हम सब के हैं और उनका योगदान महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल से कम नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि देश अगर आज़ाद हो गया, उस आज़ादी के सारे लाभ, सामाजिक लाभ, आर्थिक लाभ अगर कमज़ोर तबके तक नहीं पहुंचते तो आज़ादी बेमानी है। इसलिए अंबेडकर को वही स्थान मिलना चाहिए जो महात्मा गांधी को है, बल्कि कुछ मायनों में वो महात्मा गांधी को भी पार कर जाते हैं। इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। और आजकल एक हवासी बनाई हुई है, ये बड़े ऊंचे आदमी थे। सरदार पटेल का काम भुलाया नहीं जा सकता जिन्होंने इंटीग्रेशन किया। महात्मा गांधी ने आज़ादी दिलवाई। आज़ादी दिलवाना और देश के निर्माण करना दोनों अलग अलग बात है, लेकिन दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। जवाहरलाल नेहरू ने एस्टेब्लिश किया डेमोक्रेसी को। अंबेडकर ने सोशल एक्सप्लॉयटेशन के लिए आवाज़ उठाई, दलितों को अधिकार दिया, महिलाओं को वोटिंग राइट्स का अधिकार दिया, और सोशल परिवर्तन में उनका योगदान एक दूरदर्शी वाला था। इन लोगों को के बारे में हल्के शब्द बोलना, ओछी बात बोलना आकाश पर थूकने जैसी बात होती है, जो बोलने वाले के चेहरे के ऊपर गिरती है। हमको अपने संबोधन में हमारे महापुरुष हैं, उनको हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। जय भीम राव अंबेडकर।